प्रिय छात्रों, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। आप 1.5 महीने से अधिक हो गया है आप लगातार हिंदी विषय की कक्षाएं आप पढ़ रहे हैं, जिनमें आपने काव्य व्याकरण, संधियाँ, गद्य के पाठ, काव्य के कुछ लेसन, ये सब आपने पढ़े हैं। सभी से पाठों से संबंधित पीडीएफ और परिचय ये सब आपको भेजे गए हैं। उनका गृह कार्य भी आप लोगों ने विधिवत किया होगा। सबसे पहले काव्य खंड में आपने पहले परिचय, फिर उसकी व्याख्याएं लिखी होंगी। गद्य खंड में उनका परिचय, फिर उनके आपने गद्यांश की व्याख्याएं की होंगी। और उसके पश्चात तीसरे खंड में आपने पहले संधि, उसके बाद में काव्य व्याकरण, उसके पश्चात फिर आपने संस्कृत के पाठों के अर्थ लिखे होंगे। ये सब चीज़ें अभी आपके मासिक टेस्ट में आने वाली हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कथा भारती में जो पहली कहानी बलिदान है प्रेमचंद द्वारा रचित, उस कहानी का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं इस कहानी का कलेवर और इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। कहानीकार प्रेमचंद द्वारा रचित बलिदान कहानी इस सामाजिक सत्यता पर, सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। इसका कथानक श्रमिक सामाजिक वर्ग पर आधारित होने के साथ साथ एक कृषक परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोषक है। हरखू एक किसान है, ये पहले शक्कर का व्यापारी होता था, शक्कर का व्यापार करता था और बहुत लंबे समय से ये जमींदार की जमीन को भी जोतता आया है। प्रकृति में बड़ी आस्था रखता है, प्राकृतिक उपचार में भी विश्वास रखता है। अगर कभी बीमार पड़ जाता है तो अपने गांव के ही अपने गांव में ही जो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, प्राकृतिक चीज़ें, उसी को लेकर के वह ठीक हो जाता था। लेकिन अस्वस्थ हो गया, एक बार उसे ठीक से दवाई नहीं मिल पाई, प्राकृतिक उपचार के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और मृत्यु उसकी हो गई। मृत्यु के बाद उसके पुत्र गिरधारी ने जो जमा पूंजी उसके पास थी उसका अंत्येष्टि संस्कार किया। अच्छी प्रकार से उसने जो भी मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं वो किया। लेकिन गिरधारी जो है पैसे से खाली हो गया। जो जमीन 20 वर्ष से जो जोत रहा था उसका पिता, उस जमीन को वह जमींदार से नहीं ले पाया और निर्धनता और नियतिवाद ने उसको एक प्रकार से गिरधारी के पिता हरखू को उसको प्रेतात्मा बना दिया। गिरधारी के बच्चे कुछ समय के बाद ईंट भट्टे पर कोई काम करने लगा, कोई काम करने लगा और उनका जीवन बदल गया। इस प्रकार ये कहानी जो है वो एक जमींदार, कृषक और श्रमिक तीनों के बीच की एक बहुत ही दारुण, बहुत ही भयंकर एक महागाथा है, जिसको आप लोग कहानी में क्रमशः पढ़ेंगे। इस सारांश के रूप में हमने आपको इस कहानी का ये प्रतिपाद्य क्या है इसका वो आपको समझाया। पहला जो आप खंड देख रहे हैं नंबर 1 में स्लाइड में आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि सबसे अधिक असर ये बताया गया है कि मनुष्य की अवस्था का, आर्थिक अवस्था का सबसे अधिक असर उसके नाम पर पड़ता है। एक ठाकुर साहब मौजे बेला के ठाकुर साहब थे, जब से वो कांस्टेबल हो गए हैं, सिपाही हो गए हैं, तब से वह मंगल सिंह हो गए हैं। पहले उनको लोग मगरू कहते थे, अब कोई मगरू नहीं उनसे कह पाता। कल्लू अहीर नाम का एक व्यक्ति था, उसने भी क्षेत्र के थानेदार से अपनी दोस्ती कर ली। तो दोस्ती करने से वह गांव का बन गया मुखिया। अब मुखिया हो जाने से अब वो कल्लू अहीर न होकर के कालिकाधीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू अगर कह देता है तो वो बड़ा क्रोध हो जाता है, आंखें नीली पीली करता है। और इस प्रकार जो हरकचंद कुर्मी, जो इसका पहले शक्कर का व्यापार था, तब तक वो हरकचंद कुर्मी था,
आज वो व्यापारी नहीं रहा, पहले कई हल्की खेती करता था, उसका कारोबार टूट गया, सब चौपट हो गया। तो धीरे धीरे जब कारखाना ख़त्म हो गया, ज़मीन उसकी टूट गई, ग्राहक उसके टूट गए, तो वह उसके पास केवल 2 बैल की खेती रह गई। तो आज लोग उसके लिए हरखू कहने लगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति घटती है, वैसे वैसे उसका नाम भी छोटा होता चला जाता है, उसके नाम पर भी बहुत असर पड़ता है। लेकिन जो हरखचंद है वो भले ही हरखू हो गया है, उसका नाम छोटा हो गया है, उसका कारोबार गिर गया है, लेकिन उसके चाल ढाल में, उसके स्वाभिमान में आज भी वही अकड़ है। काल की गति का प्रभाव उसके अभी मन पर नहीं पड़ा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा ज़मीन है, केवल 2 बैल हैं और 1 हल की खेती ही वो करता है। निरंतर समय बदलता जाता है। और आगे देखें, एक दिन वो बीमार पड़ गया। मंगल सिंह उसको देखने गए तो वो बेचारा जो है टूटी खाट पर पड़ा हुआ राम राम जप रहा था। मंगल सिंह बोले कि बिना दवा खाए अच्छे नहीं हो पाओगे, कुनैन क्यों नहीं ले लेते, कुनैन की गोली। हरखू ने बड़े उदासीन भाव से कहा कि तो फिर लेते आना। दूसरे दिन कालिका दिन आकर के उनका हालचाल लेने आए। उन्होंने कहा कोई दवा खा लीजिए, अब तुम्हारी जवानी का शरीर नहीं है, इसके बिना आप ठीक नहीं होगे। हरसू ने फिर बड़े मंदभाव से कहा कि अगर ऐसा है तो आप दवाई लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक अलग बात है, दवा ला कर के उसे देना ये दूसरा भाव है, दूसरी बात है। पहली बात तो एक शिष्टाचार से संबंधित होती है और दूसरी बात संवेदना से। दवा ला के देना ये संवेदना है। ना मंगल सिंह ने लौटकर उसकी खबर ली, ना ही कालिका दीन ने। और जिस समय हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता, निहारता रहता था, मंगल सिंह जब कभी उधर से निकलते तो वो टोकता भी था कि भैया दवा नहीं लाए, तो मंगल सिंह कतराकर चले जाते। कालिका दी दिखाई देते तो भी वो यही प्रश्न करता, वो भी नज़र बचा के निकल जाते थे। वो पैसों को अपने जान से अधिक प्रिय समझता था। वह जीवन से भी निराश हो चुका था और उसकी दशा धीरे धीरे बिगड़ती गई। और ठीक होली के दिन 5 महीने बाद उसने शरीर को त्याग दिया। गिरधारी का सब बड़ी धूमधाम से शव यात्रा निकाली गई। उसके क्रियाकर्म बड़ी ही हौसले से गिरधारी ने किए। अपने पिता के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। गांव में होली का जश्न नहीं मनाया गया, न कोई अबीर गुलाल उड़ा, न कोई ढफली बजी। मन में लोग हरखू को भले ही कोसते जरूर थे कि बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता तो क्या बात थी। लेकिन ऐसा कोई निर्लज्ज व्यक्ति गांव में नहीं था। वो बड़े परंपरावादी होते हैं गांव के लोग। तो उन्होंने उसके शोक में किसी ने आनंद नहीं मनाया और जो है सभी उसके शोक में मग्न दिखाई दे रहे थे। लेकिन दूसरे खंड में देखें, हरखू के जो खेत थे वो गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। हरखू की मृत्यु हो गई थी। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई मेड़ के बांध के पास में थी। 3-3 फसलें वो पैदा करता था और हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से ढाबे होने लगे, यानी सबकी नज़र उन खेतों पर पड़ गई। गिरधारी इधर क्रियाक्रम में अपने पिता के फंसा हुआ था, उधर गांव के मंचले कुशान लाला ओंकार नाथ को चैन से बैठने नहीं देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें उनके सामने पेश कर रहे थे। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम देने को तैयार हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनके मन में एक विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके पिता हरखू ने 20 साल पहले से हमारी ज़मीन को किया है। वो अगर दूसरों से कम भी नजराना अगर दे देगा तो उसको हम ये ज़मीन देंगे। लेकिन गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त हो गया। तब जमींदार ने गिरधारी को बुलाया और पूछा, खेतों के बारे में आप क्या कहते हो। गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का ही तो सहारा है, अगर मैं जोतूंगा नहीं तो कैसे परिवार चलेगा। ओंकारनाथ कहने लगे, नहीं जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ, लेकिन 20 साल तक तुमने खेतों को जोता है, तुम्हारा हक भी है।
लेकिन अब ज़मीन की दर बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर पहले ज़मीन जोतते थे, अब मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन चलो, नजराने के रूप में मैं तुमसे वही दर रखता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रियायत करके मैं लगान तुम्हें वही देना पड़ेगा। लगान वही रखता हूँ, लेकिन नजराने के रुपए तुमको देने पड़ेंगे। गिरधारी कहने लगा, सरकार, मेरे घर में तो रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? जो जमा पूंजी थी वो दादा के काम में उठ गई, अनाज अभी खलिहान में पड़ा है। और इस प्रकार उसने अपनी जो व्यथा थी वह ओंकारनाथ को बताई। गिरधारी से ओंकारनाथ ने कहा कि नहीं, अगर आपके नजराने की रकम नहीं दे पाएंगे तो मैं खेत आपको नहीं दे पाऊंगा। तो कहने लगा, नहीं ऐसा मत कहिए, नहीं तुम्हें हम बिना मारे ही मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेशी कोई हमारी हिम्मत नहीं है। ओंकारनाथ कहने लगे, तुम समझते हो कि हम रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं चंदा देना, कहीं वो कोई इनाम देना, इसके मारे कचूमन निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिससे डाली न दो वही मुँह फुलाता है, भाई मुखिया की वो जिम्मेदारी होती है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उसके बाद भी कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। ये सब मेरे मेहमान होते हैं, और अगर इनकी सेवा न करूं तो आंखों में सबकी कांटा बन जाऊं। साल में 1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। ये सब कहाँ से आए? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रो करके दें, यही हमारा काम है। तुम्हारे लिए इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते हो, तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत नहीं होगी, और अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम खेतों को नहीं लेते हो तो तुम्हें खेत खाली करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं दूसरा कोई प्रबंध फिर कर दूंगा। गिरधारी बड़ा उदास हो गया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके लिए बहुत कब्जे से बाहर था। सोचने लगा, अगर बैलों को बेच दूं तो भी खेत लेकर क्या करूंगा, और फिर यहाँ लेने वाला भी कौन है बैलों को, फिर बाप दादों का नाम भी डूबता है। इस प्रकार वो सोचता रहा और सोचा कि कुल मिलाकर के 25-30 रुपये से अधिक भी हमें सब बेच दूंगा तब भी नहीं मिल पाएंगे, और अभी जो तुलसी बनिया है उसके 50 रुपये भी सिर पर चढ़े, वो 1 पैसा उधार में देगा नहीं। घर में जो गहने हैं वो भी, हंसली जो बनवाई थी वो भी बनिए के घर में पड़ी हुई गिरवी में, वो भी नहीं छुड़ा पाया हूँ। स्त्री सुभागी दोनों ही बड़ी चिंता में है, लेकिन कोई उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा है। वो भूमि जिसे बरसों से जोता था उसने खाद से पाटा, उसकी मेड़ें बनाई, आज वो दूसरा उसका फ़ायदा उठाएगा, इसकी चिंता उन दोनों को हो रही थी। और उसका एक एक पल जो था उस समय बहुत ही संकट से गुजर रहा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उसके नाम उसकी जिह्वा पर ही उतर आते थे। सभी खेतों के उसने नाम रख रखे थे, जिस तरह बच्चों के नाम होते वैसे खेतों के नाम रख रखे थे। कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था, और वो इन खेतों की चर्चा ऐसे करता था कि मानो वे सजीव हों, वो उनके भले बुरे के साथी हैं। जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की जो हवाई केले थे वो इन्हीं पर तो टिके हुए थे। अब खेत हाथों से निकले जा रहे हैं, इसलिए बहुत डरा हुआ है, घंटों खेतों की मेड़ पर बैठा रहता है। 1 सप्ताह बीत गया, गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त नहीं कर सका, और कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर सारे खेत ले लिए। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। आर्थिक स्थिति किसको क्या क्या कराती है इसका चित्रण इसमें किया गया है। उस दिन घर में उसके चूल्हा नहीं जला, और
पूरा परिवार उसका बड़े सदमे में, बड़े संकट में आ गया। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। सुभागी जो उसकी पत्नी थी गिरधारी की, वो चुपचाप बैठने वाली नहीं होती। स्त्रियों का स्वभाव भी कुछ तेज होता है। वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर पहुंच गई। उस इसकी स्त्री को खूब लथेड़ा, खूब उसको उल्टी सीधी सुनाई और कहा, कल का वानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल को ले जाता है। ये कथन है। जिन कहानी का सारांश इस समय आप लिखेंगे तो इन कथनों को डालते हुए चलें, जिससे कि ये लगेगा कि आप जो कहानी लिख रहे हैं वो कहानी सजीव है। और कहती है कि अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में ये चढ़ा उतरी नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी लोगों ने भी और थोड़ा उसका पक्ष भारी किया। सुहागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया, क्योंकि औरतें लड़ झड़ करके, थोड़ा चिल्ला करके अपने मन को शांत कर लेती हैं। इस तरीके से गिरधारी जो है द्वार पर बैठा हुआ, वो थोड़ा गंभीर है, सोचता रहता है अब क्या हाल होगा, जीवन कैसे कटेगा। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता, क्योंकि उसने स्वाधीनता और सम्मान से अभी तक जीवन जिया था। अब तक वो गृहस्थ था, उसके गणना गांव के अच्छे आदमियों में थी, लेकिन अब उसका चूंकि ज़मीन चली गई है, इस किसान नहीं रहा है वो, इसलिए उसका कोई मान नहीं था। अब वो बहुत ही गरीब लोगों में उसकी गिनती हो गई है। ये सब चीज़ें सोचते सोचते अब गिरधारी की आंखों में आंसुओं के अलावा और कोई दृश्य नहीं बचा था। गांव के 2-4 सज्जन लोग कालिकादीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आ जाते थे, पर वह उनसे भी खुलकर कुछ कहता नहीं था। और वो ऐसा महसूस करता था कि आज हम सबकी नज़र में गिर गए हैं, और चुपचाप अपनी पीड़ा को सहन करता रहता था। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में बहुत रुपए उड़ा दिए, तो बड़ा दुखी होता था। वो इस बात पर नहीं पछताता था। वो कहता था कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4-4 बार खिला करके खुद खाया, क्या उनके मरने के बाद में उनको पिंडे पानी को भी मैं तरसाता। समय बीतता गया, आषाढ़ का महीना आ गया, आकाश में घटाएं आई, पानी गिरने लगा। किसान सभी अपने जुए हल ठीक करने लगे। गिरधारी भी पागल की तरह कभी कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल कर देखता, उसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है। यानी वो एक प्रकार से भूल जाता कि हमारे पास खेत नहीं है। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा कि अरे मैं कहाँ आ गया, मेरे तो खेती मेरे पास आज नहीं है। उसकी आंखें भर आईं, वो चुपचाप चला आया। इस प्रकार गिरधारी एक प्रकार से अर्ध विक्षिप्त जैसा, आधा पागल जैसा हो गया था। और सारे लोग उन खेतों के बोने, उसमें फसल लगाने की जब बात करते, गिरधारी जब सारी बातें सबकी सुनता था, तो जैसे कि जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही खेतों के बिना वो तड़पता था। एक दिन शाम को गिरधारी अपने बैलों को सहला रहा था। मंगल सिंह आए और इधर उधर की बात करके बोले कि गोई को बांध कर कब तक खिलाओ। गोई यानी जो बैलों की गोई थी, बैलों की जोड़ी थी। बोला, इसको बांध कर कब तक खिलाओगे, इसको निकाल क्यों देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई अगर ग्राहक आवे तो निकाल भी दूं। इतना कहते ही मंगल सिंह कहने लगे, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर भी नहीं दे पाया था कि तुलसी बनिया गरज कर बोला। तुलसी बनिए का भी इनके पर ऊपर कुछ पैसे थे। गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते चले आ रहे हो, अब कौन खेती करते हो तुम्हारी फसल को आगे बैठे रहे। ये सब कथन हैं। इन कथनों को आप कहानी का सारांश लिखते समय आप इसको डालते हुए चलें काले पेन से। गिरधारी ने दीनता से कहा कि साहब इतने दिनों आज अभी तक मान गए हो, तो और भी थोड़े समय के लिए मान जाइए, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी मैं चुका दूंगा। इस तरीके से जो है मंगल सिंह कहने लगे
कि अरे ये बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिला और उन्होंने 80 रुपये की जोड़ी जो बैलों की थी वो 60 रुपये में खरीद लिए। अब गिरधारी ने बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर अभी तक खिलाया था, उसका वो एक कल्पित सूत्र, एक कल्पना का जो सूत्र धागा था वो भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे। गिरधारी बैलों के पास बहुत ही दुखी नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहा था। वो बैल उसके जीवन के आधार थे और उसकी आशा के उसकी आशा भी जो थी वो आज मिट गई और वो बैल आज उसके पास से विदा हो रहे हैं। मंगल सिंह ने जब रुपए उन्हें गिन करके दिए और बैलों को जब लेकर के चले तो गिरधारी को बहुत दुख हुआ। वो खूब रोया और उसकी पत्नी जो सुभागी थी वो भी बहुत रो रही थी। लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ उस दिन खाया नहीं और सुभागी हुक्का लेकर के, चिलम लेकर के जब उसके पास गई तो वो भी चारपाई पर नहीं था। वो समझा कहीं चले गए होंगे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, जब लौटा नहीं तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, लेकिन गिरधारी का पता नहीं चला। शाम हो गई, अंधेरा छा गया। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिराने रख दिया। सुभागी का हृदय डर के कारण बहुत धड़क रहा था और इधर उधर वो देखने लगी तो उसे ऐसा लगा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास में सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी कहने लगी, घर आओ, वहां क्यों खड़े क्या कर रहे हो? ये कथन है, इसको आपको लिखना है। आज सारे दिन कहाँ रहे? ये कहते हुए वो गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने उत्तर दिया। वो पीछे हटता चला गया, कुछ दूर जाकर गायब हो गया और सुभागी भी ऐसी अवस्था देख करके मूर्छित हो गई। इस सारा सारांश से सारे कथन ध्यान करते हुए चलिए और क्रमशः कहानी के सारांश को इसी तरीके से कहानी के रूप में बदल कर लिखें। दूसरे दिन कालिका दीन जो खेत कालिका दीन ने ले लिए थे, वो खेत पर अपने हल बैल लेकर के पहुंचे। बैलों को हल में जोड़ ही रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा गिरधारी खेत की मेड़ पर बैठा है और उसको देखते ही कालिका दीन कहने लगे, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? ये कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटता गया और पीछे वाले कुएं में कूद गया। कुआं वहां पर था, उसमें वो गिर गया। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भाग गए। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे और ऐसा लोग मानने लगे कि जो हरकू था वो गिरधारी जो है वो एक प्रेतात्मा बन गया है। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई भी उन खेतों की ओर जानना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोगों को एक शोहरत हो गई है कि गिरधारी जो है वो उसकी मृत्यु हो गई और वो प्रेत बन गया, भूत प्रेत बन गया है। अब गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए हैं। उसका लड़का अब ईंट भट्टे पर काम करता है, 20 रुपये महीने घर कमाता है। पहले मुश्किल से जब कृषि काम करते थे इसके पिताजी, तो मुश्किल से 2 जून की रोटी बन पाती थी। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में 2 जून तरकारी बनती है। गेहूं, जौ के बदले गेहूं भी खाया जाता है, लेकिन समाज में उसका आदर नहीं है। अब वो मजदूर है, समाज में उसकी इज्जत नहीं रह गई। इस पाठ में एक ये भी संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कभी भी एक व्यवसाय पर टिका नहीं रहना चाहिए, उसके लिए साइड में कोई दूसरा कार्य भी करते रहना चाहिए। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब गिरधारी अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। ऐसी भावना एक लोगों के अंदर पैदा हो गई है। लाला ओंकारनाथ भी बहुत चाहते हैं कि अब उसके खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब खेतों का नाम भी नहीं लेते। गांव के लोग उनके खेतों को लेना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से इस कहानी में संदेश दिया गया है कि व्यक्ति का, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने
अपने उद्देश्य को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है। यह कहानी किसान परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की ये पोषक है। ये सब उद्देश्य आपको बताया जा रहा है इस समय। ये उद्देश्य को समझते हुए चलें। यहाँ पर उद्देश्य को देखते हुए चलिए। और इस कहानी में कृषक परिवार की सेवा, त्याग और समर्पण की भावना को इसमें बताया गया है। इसके माध्यम से लेखक शोषित और शोषक वर्ग की भावना से जनसामान्य को अवगत भी कराना चाहता है। शोषित लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, शोषक के लिए जो शोषण कर रहा है, अंत में अपने शरीर का बलिदान भी वो कर देते हैं, उसी के लिए कर देते हैं। तो इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? जमींदार, किसान और श्रमिक तीनों के बीच के संबंधों की एक दारुण कहानी है, जिसे वो जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो प्रस्तुत जो कहानी है अपने नाम के अनुसार, बलिदान जो इसका नाम है उसके अनुसार सार्थक है। तो इस कहानी को पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके उद्देश्य को भी आप नोट करें। प्रारंभ में जो भूमिका आपको दी गई है उस भूमिका में भी इसका उद्देश्य है, और अंत में इसको समझते हुए अपने कॉपी पर कर लेंगे। जितना भी काम अभी आपको कराया गया है, इस काम को कॉपी में करते हुए चलें। जिसका काम अपूर्ण है उसको भी आप पूरा कर लें। और जितना पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है उसमें जो भी परिचय हैं, चाहे गद्य के हैं चाहे काव्य के हैं, उनकी जन्म की तिथियाँ, स्थान, मृत्यु तिथि, उनकी रचनाएं, ये सब तैयार करें। रसछंद अलंकार में परिभाषा और उदाहरण देख करके उनको याद कर लें। संधियों के उदाहरणों को समझें। और जो पाठ पढ़ाए गए हैं उनमें जो भी पद्यांश गद्यांश बताए गए हैं उनमें उनके प्रश्नों को, छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का भी अभ्यास करें। और साथ ही इसके भूमिका की भी जो PDF है वो आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से भेज दी जाएगी, उनको भी पूरा पढ़ें। मासिक टेस्ट आपका जो आगे होगा वो इन्हीं पाठ्यक्रम से होगा, इसलिए पूरा तैयार करें। और साथ में जो काम अधूरा है उसको लिखित रूप में पूरा कर लें। निरंतर पढ़ते रहें और अपने काम को करते चलें। धन्यवाद।